Hello everyone, my name is Bharat and you are watching the biology classes. Let's start. This video I'll discuss the second part of the living world. चलिए शुरू करते हैं. Diversity in the living world. Biodiversity. See, biodiversity is the amalgam of two words, bios and diversity. Bios means life and diversity means forms, means variation of life. Biodiversity or biological diversity can be defined as the array of species of microorganisms, fungi, algae, plant, animal on the earth either in the terrestrial or aquatic habitats. देखिए दुनिया में अलग अलग तरह के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. आपको उन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखने को मिलता है. फंजाई, एल्गी, प्लांट, एनिमल सब में आपको अलग अलग तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा. इवन एनिमल्स में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, प्लांट में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा. तो ये जो वेरिएशन ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलता है, इसी वेरिएशन ऑफ लाइफ को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity is the name and various kinds of organisms found on Earth. It stands for the variability found among living organisms inhabiting this world. इस वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म में जो आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, जो लाइफ में आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, जो ऑर्गेनिज्म में आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, उसी वेरिएबिलिटी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी. देखिए अब तक ऐसा माना जाता है कि 5 to 30 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, ये माना जाता है. लेकिन अभी तक हम सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज कर पाए हैं. यानी कि इतने ही ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पता लगा पाए हैं. अभी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बारे में हम पता ही नहीं लगा पाए. अर्थ पे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं. तो अभी बहुत कुछ है जानने के लिए. The scientific need for single, stable and internationally accepted system for naming living organism has generated a process called nomenclature, and before assigning a specific name to an organism, one should determine or know its kind or feature correctly so that one can identify it in each and every part of the world. This is known as identification. देखिए बात करते हैं हम नॉमनक्लेचर की. नॉमनक्लेचर है क्या? देखिए साइंटिस्ट को ज़रूरत थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाए, साइंटिफिक नेमिंग की जाए, ताकि उनको स्टडी करने में कंपैरेटिवली आसानी हो. अब नेमिंग क्या होती है, नॉमनक्लेचर क्या होता है? नॉमनक्लेचर का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो नॉमनक्लेचर का मतलब है नामकरण. किस तरह से आप किस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने वाले हो उसको हम बोलते हैं नॉमनक्लेचर. लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपने जो नेमिंग करनी है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर डाली. कोई ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, आपने उसका नाम रख दिया मोहनलाल या आपने रख दिया सोहनलाल, तो ऐसा नहीं होता है. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले उसके कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है. कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उन ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature for scientific naming of organism was developed by Carolus Linnaeus in the year 1751. The system provides distinct and proper scientific name to variety of organism. Each name has two parts. The first part comprises of its generic name while a second part of the specific epithet. This naming system which uses two word format is usually accepted and used. देखिए बात करते हैं हम बाइनोमियल नॉमनक्लेचर की. जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर है इसका मतलब होता है टू नेम नेमिंग. जी हाँ, टू नेम नेमिंग यानी कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने वाले हो वहाँ पे हम उसके दो नाम रखेंगे. पहला नाम रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस को और दूसरा नाम रिप्रेजेंट करता है उसके स्पीसीज को. और ये जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर हम पढ़ते हैं, इस बाइनोमियल नॉमनक्लेचर को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस. रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमनक्लेचर. अब बाइनोमियल नॉमनक्लेचर क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन किस तरह से आपको ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करती है ये जानते हैं. Some universal rule of nomenclature formed under the codes of ICZN and ICBN. देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ मेरे थ्रू हो गई थी, तो वो आप प्लीज़ ठीक कर लीजिए. लेट मी चेक. या देखिए मैंने यहाँ पे ICZN के साथ लिखा है, ये रहा ICZN, और इसकी फुल फॉर्म लिखी है मैंने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर. थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये फुल फॉर्म है ICBN की. ओके, तो ये थोड़ी सी आप एक्सचेंज कर लीजिएगा. ICBN
का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। So, biological names are generally taken from Latin language, which irrespective on their origin. New names are now derived either from Latin language or Latinized. देखिए जितने भी हम बायोलॉजिकल नेम आज पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जो बायोलॉजिकल नेम है उनका जो ओरिजिन है वो है लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज से ही हमने उनको जो ड्राइव किया है नामों को, वो सब हमारे लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुए हैं। Each organism is given only one name consisting of two words. The first word in a biological name represents its genus, while a second component denotes its specific epithet. जैसा हम लोगों ने पहले बात की कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हम नेमिंग करेंगे वो दो वर्ड्स के साथ करेंगे। जो पहला वर्ड होगा वो डिनोट करता है उसके जीनस को, और जो दूसरा वर्ड है डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि वो उसकी स्पीसीज के बारे में आपको जानकारी देता है। द स्पेसिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। देखिए अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, अगर वो प्रिंटेड है तो आप उसको इटैलिक कर सकते हो, यानी कि तिरछे लिख सकते हो, प्रिंटेड में हो सकता है। लेकिन अगर आप उन वर्ड्स को या किसी भी साइंटिफिक नेम को खुद लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, यानी कि वो हैंड रिटन है, तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको इटैलिक नहीं लिखते हैं। उस कंडीशन के अंदर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। लाइक आपने नाम लिखा होमो सैपियंस, तो होमो के नीचे अंडरलाइन, सैपियंस के नीचे अंडरलाइन। आपने लिखा मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का के नीचे अंडरलाइन, डोमेस्टिका के नीचे अंडरलाइन। तो यहाँ पर आप साइंटिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस start with the capital letter while the specific epithet start with the small letter। देखिए मैंने यहाँ पे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखा है होमो सैपियंस। होमो इट रिप्रेजेंट द जीनस एंड स्पीसीज, सॉरी, होमो इट रिप्रेजेंट द जीनस एंड सैपियंस इट रिप्रेजेंट द स्पीसीज। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो होमो का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर है और सैपियंस का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर है। यानी कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जीनस का जो पहला लेटर होता है वो आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और जो स्पीसीज का पहला लेटर है वो लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। प्रिंटेड है तो उस कंडीशन में आप उसको इटैलिक लिख सकते हैं, और अगर इटैलिक प्रिंट कर सकते हैं एक्चुअली, और अगर हैंड रिटन है तो उस कंडीशन में आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना ज़रूरी है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत थी हमको क्लासिफिकेशन करने की? As we know that a huge variety of plants, animals and other organisms with a different form and structures exist on this earth. आप लोगों को पता है कि अर्थ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, इनकी ह्यूज वैरायटी आपको देखने को मिलती है। Therefore it is impossible to study all of these variable creature individually। अब इंडिविजुअली तो आप इन सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा हैं अर्थ पे। Hence, to make their study easier, simpler, we have divided them into different rank or categories on basis of some similarities and differences found among them। तो हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब जो उनको कैटेगराइज किया गया वो किस बेसिस पे किया गया, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, ताकि उनको स्टडी करना कंपैरेटिवली आसान हो जाए। The process of categorizing different organisms on the basis of some easily observable character is known as classification। तो classification की अगर आपसे कोई definition पूछे तो क्या मतलब है classification का, कि the process of categorizing different organism को categorize करना किन basis पे, observable characters के basis पे। ऐसा नहीं है कि आप उनकी सेल्स में, उनके डीएनए में, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस रहे हो, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है। सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के भाव पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं। कॉमन नेम्स, अब बात आती है कॉमन नेम्स क्या होते हैं। Naming of organism has been started with the appearance of language in human civilization। देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन की, तो आज से हज़ारों साल पहले भी, जब चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन रही हो या रही हो मेसोपोटामिया, नेमिंग तब भी होती थी। ऐसा नहीं है कि उस समय लोग एक दूसरे को हाथ हिला के या इशारों में बुलाते थे, उस समय भी वो एक दूसरे का नाम पुकारते थे, और उस समय भी वो लोग एक दूसरे की नेमिंग करते थे।
तो जो नेमिंग का एक सिनेरियो है, एक जो नेमिंग की अपेरेंस है वो आज से नहीं है, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत पुरानी है। कॉमन नेम्स आर लोकल नेम्स विच आर गिवन टू द एनिमल्स एंड प्लांट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज बाय लोकल पर्सन। लेकिन देखिए होता क्या है कि हम जो कॉमन नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का रखते हैं वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से रखा जाता है। अब लोकल लैंग्वेज के हिसाब से का मतलब ये है कि अगर आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में हम प्याज बोलते हैं, अनियन को हम क्या बोलते हैं, प्याज। लेकिन वहीं थोड़ा साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं वो कांदा। तो वेरिएशन ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन ऑफ वर्ड आपको देखने को मिलता है, ये वेरिएशन ऑफ वर्ड वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे वो वेरिएशन क्रिएट किया है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में हम यूज़ करते हैं पोटैटो को आलू, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में पोटैटो को बोला जाता है बटाटा। तो यहाँ पर क्या आपको वेरिएशन ऑफ वर्ड देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम रखा। ये तो होगी लोकल लैंग्वेज की बात। अगर हम कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएं, आप अगर अमेरिका में जाके एक वेजिटेबल शॉप में जाके वहाँ पे आप कहते हैं कि भाई मुझे 1 किलो बटाटा दे दे, या मुझे 1 किलो आलू दे दे, या 1 किलो दे दे प्याज, या दे दे 1 किलो कांदा, तो क्या वो हमारी लैंग्वेज समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो कॉमन नेम जो है वो एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए होता है। कॉमन नेम को हम थ्रू आउट द वर्ल्ड उस वर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन एरिया में कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कॉमन नेम्स कैन नॉट बी यूज। अब कॉमन नेम को हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अगर हम कॉमन नेम को यूज़ ना करने के बारे में बात करें तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कॉमन नेम्स आर डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं पे बोलते हैं प्याज तो कहीं बोलते हैं कांदा, कहीं बोलते हैं आलू तो कहीं बोलते हैं बटाटा। तो लैंग्वेजेस के हिसाब से जो कॉमन नेम है, और रीजन टू रीजन और लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो कॉमन नेम है, उनके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। An organism may have several names in a given language। देखिए, एक ही लैंग्वेज में एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन आपको नेमिंग में देखने को मिल सकता है। कॉमन नेम may have different meaning in different area। अब एक कमी और भी है, एक बात और भी है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, उसमें क्या है कि अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं दिल्ली के अंदर, उसका मतलब कुछ और होगा, और वही नेम हम यूज़ करें साउथ इंडिया में तो उसका मतलब कुछ और होगा। वही वर्ड यूज़ हम करें जाके मिज़ोरम में तो उसका मतलब शायद कुछ और होगा। तो कॉमन नेम्स में क्या है, उसकी मीनिंग्स बदल जाती हैं जैसे ही आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसलिए हम लोग कॉमन नेम को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आप यहाँ पे, आप इंडिया में रहते हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं मॉस्किटो के ऊपर, मच्छर के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, और आप चले गए जापान और वहाँ पे आप बता रहे हैं लोगों कि भाई मैं कर रहा हूँ मच्छर पर रिसर्च, तो आपको लगता है कि क्या वो लोग समझ पाएंगे कि आप क्या कह रहे हो? या आप अमेरिका में जाकर कह दो कि भाई मैं तो मच्छर पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो उनको क्या पता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मच्छर? उनको नहीं पता। हम तो लोकल लैंग्वेज में मच्छर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी ना जानते हैं कोई मच्छर क्या होता है। तो इसीलिए हम कॉमन वर्ड्स को या कॉमन नेम्स को यूज़ नहीं कर सकते साइंस में। पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ये आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। ये पहले मिस्टेक हो गई थी ICZN और ICBN में थोड़ी, तो वो अब ठीक हो गई है, प्लीज़ देख लीजिए। ICBN International Code of Botanical Nomenclature, ICZN International Code of Zoological Nomenclature, ICNB International Code of Nomenclature of Bacteria, ICVCN International Code of Nomenclature for Cultivated Plants। इसके अलावा एक वर्ड आता है आपका टोटोनिम्स। अब बात है कि टोटोनिम्स का मतलब क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटोनिम्स। When name of genus and species are same। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि जीनस और स्पीसीज दोनों में आपको वेरिएशन मिल रहा था देखने में। जैसे होमोसैपियन, जीनस होमोसैपियंस क्या था उसका स्पीसीज, तो होमोसैपियंस तो अलग अलग वर्ड है। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि जीनस और स्पीसीज दोनों का जो दोनों वर्ड हैं उनकी नेमिंग क्या हो, सेम हो, एक ही जैसे दोनों वर्ड हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटोनिम्स। और जो टोटोनिम्स है, इस टोटोनिम्स को ICBN ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ICZN ने एक्सेप्ट किया था। यानी कि अगर आप जोलॉजिकल नेम्स में जीनस और स्पीसीज दोनों सेम देखें तो वो सही हो सकता है, लेकिन बाई चांस आपको कोई बॉटनिकल नेम मिले जिसमें जीनस और स्पीसीज दोनों की नेमिंग सेम है, तो समझ लेना कि वो गलत लिखा हुआ है। जैसे नाजा नाजा, नाजा नाजा गाना नहीं है, नाजा नाजा जो है वो
इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। तो यहाँ पर आप देखें तो जीनस और स्पीसीज दोनों की दोनों आपको देखने को मिलेगी सेम। इस कंडीशन को बोलते हैं टोटोनिम्स। आगे चलते हैं होमोनिम्स। अ सिंगल नेम इज गिवन टू टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दे दिया जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम होमोनिम्स। लाइक प्रूनस डुल्सी। प्रूनस डुल्सी हम आलमंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम प्लम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोनिम्स। इसके अलावा ओंटोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।